एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। हम वायुमंडल पढ़ रहे हैं जलवायु विज्ञान के अंतर्गत अर्थात भौतिक भूगोल के अंतर्गत। ठीक है, तो वायुमंडल पर एक वीडियो हमने पहले पढ़ लिया है, तो ये दूसरी वीडियो होने वाली है। और इसका जो पहला भाग है ये नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं वायुमंडल का स्तरीकरण, यानी कि वायुमंडल की परतें। यहाँ से कन्फर्म क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, यूजीसी नेट में आते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर में आते हैं और उन परीक्षाओं में भी आते हैं जिनमें भूगोल से संबंधित सवाल आते हैं। ठीक है, तो आज हम शुरू कर रहे हैं वायुमंडल का स्तरीकरण। तो आइए शुरू करते हैं। तो आपको पता है कि वर्तमान में इस समय में वायुमंडल की अगर आपको जानकारी प्राप्त करनी है तो हम किन उपकरणों की सहायता लेते हैं? रॉकेट की सहायता लेते हैं, रडार की सहायता लेते हैं, स्पुतनिक है ना, उपग्रहों की सहायता लेते हैं। ठीक है, तो इन सब की सहायता लेते हैं और इसी के आधार पर हमारे वायुमंडल की ऊंचाई कितनी बताई जाती है? 16 से लेकर के 29,000 किलोमीटर तक बताई जाती है। ठीक है, और लेकिन ये पूरा वायुमंडल हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। हमारे लिए मात्र 800 किलोमीटर ऊंचा वायुमंडल ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, वायुमंडल की कुल 5 परतें हैं। ध्यान रखिएगा, वायुमंडल की कुल कितनी परतें हैं? 5 परतें हैं। तो कौन से हैं? क्षोभमंडल, क्षोभमंडल सबसे निचली परत है, उसके बाद समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर तापमंडल। ठीक है, जिसमें आयन मंडल भी आता है और बहिर्मंडल भी आता है। तो ऐसे 5 मंडल है, आपको 4 दिख रहे होंगे लेकिन 5 है। ठीक है, तापमंडल के अंतर्गत आप आयन मंडल को भी सम्मिलित करेंगे और बरही को भी सम्मिलित करेंगे। क्षोभमंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बरही मंडल। ठीक है, तो एक एक के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहला मंडल है क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल को हम परिवर्तन मंडल भी कहते हैं। परिवर्तन मंडल क्यों कहते हैं परिवर्तन मंडल? क्योंकि यहाँ पे मौसमी घटनाएं घटित होती है। ठीक है, यहाँ पर समय समय पर मौसम परिवर्तित होता है, जलवायु भी कुछ 30-40 वर्षों के अंतराल पे परिवर्तित होती है। तो ये सारी घटनाएं, चाहे वो ओस हो, कोहरा हो, ठीक है, बरसात हो, हवाएं हो, बादल, ये सारी घटनाएं परिवर्तन मंडल या क्षोभ मंडल में ही घटित होती है। और ये हमारी पृथ्वी का सबसे निचला भाग होता है। ये हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी का सबसे निचला भाग ही क्या है? क्षोभ मंडल होता है। ठीक है, और क्षोभ मंडल के बारे में आप देख लीजिए, धरातल से औसत ऊंचाई इसकी 12 किलोमीटर होती है। हालांकि सभी जगह समान नहीं होती है, विषुवत रेखा पर अलग होती है और ध्रुवों की तरफ जाएंगे यानी उच्च अक्षांशों की तरफ जाएंगे तो वहाँ पर अलग होती है। जैसे जैसे आप विषुवत रेखा से ध्रुवों की तरफ जाएंगे वैसे वैसे क्षोभ मंडल की ऊंचाई कम होती जाएगी। इसका कारण भी बताएंगे आपको कि क्यों होती है, क्योंकि कारण भी आपको पता होना आवश्यक है। तो इसको परिवर्तन मंडल, क्षोभ मंडल क्यों कहा जाता है? हमने आप बात कर लिया क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे तापमान, मौसम ये सब परिवर्तित होता है। आप जैसे धरातल की बात करें तो धरातल पर तापमान जो कुछ भी है, आप ऊंचाई पर जाओगे, क्षोभ मंडल की बात कर रहे हैं, तो धरातल से जैसे आप ऊंचाई पर जाओगे वैसे वैसे तापमान में कमी आती जाएगी। यानी अगर ऊंचाई बढ़ेगी तो तापमान में कमी आएगी। ठीक है, और सामान्य नियम के अनुसार कितना ऊंचाई जाने पर तापमान में कमी आती है? 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान में कमी हो जाएगी अगर आप 1 किलोमीटर ऊंचाई पर जाओगे। ठीक है, 1 किलोमीटर या 1000 मीटर। ठीक है, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर ही होते हैं। तो 1000 मीटर पर यानी प्रति 1000 मीटर पर 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान में क्या होगी? कमी आ जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ठीक है, क्षोभ मंडल की बात है, ये पूरा वायुमंडल की बात नहीं है, क्षोभ मंडल की बात, कि धरातल से प्रति 1000 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर तापमान में 6.5 डिग्री सेल्सियस में क्या हो जाएगी? कमी आ जाएगी। ठीक है, और इसमें ऋतुवत परिवर्तन भी होते हैं। ठीक है, ऋतुवत परिवर्तन यानी ऋतु के अनुसार परिवर्तन भी होता है और अलग अलग ऋतुएं और अलग अलग मौसमी घटनाएं घटित होती है यहाँ पे। इस कारण भी इसको क्या कहते हैं? परिवर्तन मंडल कहते हैं। और गर्मियों में इसकी सीमा अधिक ऊपर हो जाती है। इसका कारण क्या है? ठीक है, आपको अभी मैंने बताया ना कि
ध्रुवों पर जाने पर इसका ऊंचाई कम होती है, विषुवत रेखा पर ज़्यादा होती है। इसका क्या कारण है? और गर्मियों में इसकी ऊंचाई ज़्यादा होती है, इसका ये कारण है, देखो तापमान को देखिए एक बार। जैसे जब तापमान अधिक होगा, गर्मियाँ होगी, ठीक है, गर्मियों के मौसम में धरातल कैसा होगा? गर्म होगा। ये धरातल कैसा होगा? गर्म होगा। तो धरातल गर्म होगा तो ऊपर की धरातल के ऊपर जो वायु के लेयर है, ठीक है, वायु की परत है, वो भी गर्म होगी। अब ये गर्म होने के कारण कहाँ उठेगी? हल्की होकर के ऊपर उठती है, ठीक है, वायु गर्म होकर के हल्की हो जाती है और फिर ऊपर उठ जाती है। तो बस यही कारण है कि क्षोभ मंडल की परत जो है वो अधिक गर्मी में, यानी गर्मियों के मौसम में अधिक ऊपर चली जाती है, ठीक है, ऊंचाई ज़्यादा हो जाती है। चलो अब बात करते हैं कि विषुवत रेखा पर ज़्यादा, ध्रुवों पर कम क्यों? इसका भी कारण देख लीजिए। ये देखिए, ये हमारी पृथ्वी है, ये ध्रुव है, ये विषुवत रेखा है। विषुवत रेखा पे आप जानते हैं अधिक तापमान होता है, ठीक है। अधिक तापमान होने के कारण यहाँ के धरातल से वायु गर्म होती है, ठीक है, क्योंकि धरातल के पास वाली वायु गर्म होकर हल्की हो जाती है और हल्की होकर के ऊपर की तरफ उठ जाती है, जिससे क्या होता है कि यहाँ वायु क्षोभ मंडल की परत ऊपर हो जाती है। जबकि ध्रुवों पर क्या होता है? तापमान अधिक कम होता है और यहाँ पे उच्च वायुदाब का क्षेत्र पाया जाता है। यहाँ पर हवाएं ठंडी होकर के नीचे उतरती है। एक मिनट, देखो दोबारा देखो, इस जगह पर हवाएं क्या होती है? नीचे उतरती है ठंडी होकर के। इस कारण यहाँ पे क्षोभ मंडल की सीमा कम है और विषुवत रेखा पे ज़्यादा है, ठीक है। समझ में आ गई बात? इतनी सी बात थी बस, ठीक है। और इसकी ऊंचाई अक्षांशों पर इसकी ऊंचाई पर अक्षांशों का भी प्रभाव पड़ता है। हमने बात कर ली कि विषुवत रेखा पे ज़्यादा ऊंचाई होती है, ध्रुवों पर कम होती है। विषुवत रेखा पे 16 किलोमीटर और ध्रुवों पर 6 किलोमीटर की ऊंचाई होती है। विषुवत रेखा से ध्रुवों की तरफ जाने पर ऊंचाई घटती रहती है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछते हैं कि विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर इसकी ऊंचाई में क्या परिवर्तन होता है? ऊंचाई घटती जाती है, ठीक है। और इस भाग के गर्म और शीतल होने का कार्य क्या है? विकिरण, संचालन और संवहन द्वारा होता है। किस भाग के? इस क्षोभ मंडल की बात कर रहे हैं, वायुमंडल का ये भाग है ना, क्षोभ मंडल, उसकी बात कर रहे हैं। तो इसका गर्म और शीतल होना, ठंडा होने का काम कौन करता है? विकिरण करती है, ठीक है, सूर्य से आने वाली किरणें। और संचालन, संवहन, ये आपने विज्ञान में पढ़ा होगा। संवहनीय तरंगों और विक्षुब्ध संवहन के कारण इस मंडल के क्रम में संवहनीय मंडल और विक्षोभ मंडल, ठीक है, इसको कहा जाता है, ध्यान रखना। मौसम की अब देखो, संवहन मंडल क्या होता है आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे संवहनीय तरंगे चलती है, यानी धरातल से वायु गर्म होकर के ऊपर जाती है। ऊपर जाने के बाद में ये अलग अलग भागों में बढ़ जाती है और फिर वापस से नीचे आ जाती है और वहीं पर वापस से ऊपर उठने लग जाती है। तो ये संवहन धाराएं ऐसे चलने लगती है। संवहन धारा को हम बाद में डिटेल से पढ़ने वाले हैं, ठीक है। मौसम की सभी घटनाएं जैसे कोहरा, बादल, ओला, तुषार, आंधी, ये सब बात कर ली, ये सब इसी मंडल में घटित होते हैं। क्षोभ मंडल शब्द का प्रयोग किसने किया था? ये आपने याद रखना है, बिल्कुल बिल्कुल। तो टी जेरेंस डी बोट ने किया था, क्षोभ मंडल शब्द का प्रथम प्रयोग किया था, ठीक है। और अब देखिए, क्षोभ मंडल अब ख़त्म होने वाला है, क्योंकि हम जैसे ऊंचाई पर जाएंगे ना, तो वायुमंडल की अलग अलग परतें आपको देखने को मिलेगी। तो क्षोभ मंडल के बाद में दूसरा मंडल समताप मंडल शुरू होता है, किंतु क्षोभ मंडल और समताप मंडल के बीच में एक परत होती है, ठीक है, यानी जहाँ पर क्षोभ मंडल समाप्त होता है तो वहाँ पे क्षोभ सीमा या ट्रोपोपास आ जाता है। ये लगभग 1.5 किलोमीटर मोटी परत है, ध्यान रखना। तो क्षोभ मंडल के ऊपर, क्षोभ मंडल की सीमा में जहाँ पर वो ख़त्म होता है तो वहाँ पर 1.5 किलोमीटर की एक परत है जिसको ट्रोपोपास या क्षोभ सीमा कहा जाता है, ठीक है। और इसके बाद में कोई मौसमी परिवर्तन नहीं होता है इसके ऊपर, ठीक है। वास्तव में यह मंडल परिवर्तन और समताप मंडलों का विभाजन होता है। जैसे आप पृथ्वी की आंतरिक संरचना पढ़े होंगे, ठीक है, नहीं पढ़े हैं तो इसकी वीडियो भी हम डाल देंगे, ठीक है। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अंदर अलग अलग परतों, जैसे भूपर्पटी,
मेंटलिक रोड, इनके मध्य कुछ क्या होती है, असंबद्धताएं होती है, कुछ संक्रमण पेटियां होती है जो कि दोनों मंडलों को अलग करती है। उसी प्रकार क्षोभ मंडल और समताप मंडल को अलग करते हैं जो पेटी, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, ट्रोपोपास कहते हैं, ठीक है। और ये 17 किलोमीटर की ऊंचाई पर होती है। कहाँ पे, विषुवत रेखा की बात करें, क्योंकि आपने पढ़ा है कि विषुवत रेखा पे अधिक ऊंचाई होती है, ध्रुवों पर कम होती है। और ध्रुवों पर ट्रोपोपास की ऊंचाई 9 से 10 किलोमीटर ही होती है, ठीक है। और सागर तल से ट्रोपोपास की ऊंचाई में मौसम के साथ साथ अंतर होता है, ठीक है। ये कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। तो अब देखिए, ट्रोपोपास पर तापमान भूमध्य रेखा पर अत्यंत कम होता है, ध्यान रखना है, समझे। और ध्रुवों पर अपेक्षाकृत अधिक होता है। अब इसका कारण क्या है भाई, ट्रोपोपास कहाँ है, ट्रोपोपास ये पृथ्वी है और ये यहाँ पे ट्रोपोपास है, ध्यान रखना। ट्रोपोपास, अब क्योंकि भूमध्य रेखा पर आपको पता है कि तापमान अधिक होता है अक्षोभ मंडल का, ठीक है, हमारे वायुमंडल का यहाँ पे, और ध्रुवों पर तापमान कम होता है। किंतु ट्रोपोपास में थोड़ा उल्टा है, भूमध्य रेखा पर ट्रोपोपास का तापमान कम होता है, और यानी ध्रुवों की अपेक्षा, ध्रुव की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए ये क्या कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट ये है कि अब आपको ये सामान्य तापमान अंदर पता होगा कि 6.5 डिग्री सेल्सियस प्रति 1000 मीटर की दर से हमारे क्षोभ मंडल में तापमान ऊंचाई पर जाने पर कम होता है। तो ट्रोपोपास पर भूमध्य रेखा पर अत्यंत कम तापमान होता है और ध्रुवों पर थोड़ा सा अधिक होता है, ठीक है। क्योंकि परिवर्तन मंडल में सामान्य तापपतन दर समान ही होती है। आपको पता है कि चाहे आप ध्रुवों पर जाइए या विषुवत रेखा पर जाइए, सामान्य तापपतन दर यहाँ पर भी 5.5 है और 6.5 है, और यहाँ पर भी 6.5 है, ठीक है। और ऊंचाई पर जाने पर ये तापपतन दर है, यानी तापमान में कमी होती है। तो ध्रुव पर भी समान है और ये दर भूमध्य रेखा पर भी समान है। ट्रोपोपास की 17 किलोमीटर की ऊंचाई पर तापमान कम हो जाना स्वाभाविक है। अब जानते हो, समझ गए होंगे इस बात को आप, ठीक है, कि 17 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाओगे तो तापमान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ट्रोपोपास की बात कर रहे हैं। और ध्रुवों पर ट्रोपोपास की स्थिति 9 से 10 किलोमीटर ही होती है। तो आप समझ गए, अब भूमध्य रेखीय ट्रोपोपास की अपेक्षा अधिक तापमान होता है। हालांकि तापमान तो कम ही होता है, लेकिन भूमध्य रेखा पर ट्रोपोपास की तुलना, भूमध्य रेखा पर ध्रुवों की तुलना में ट्रोपोपास पर तापमान कैसा होता है, कम होता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि ट्रोपोपास की ऊंचाई ध्रुवों पर तो कम होती है वैसे ही, और यहाँ पे ज़्यादा होती है ध्रुवों पर, ठीक है। तो ऐसे आप जैसे विषुवत रेखा पे ऊंचाई पर जाओगे तो 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान कम होता जाएगा, तो अधिक ऊंचाई पर जाना पड़ेगा आपको, तो बहुत कम तापमान हो जाएगा। जबकि यहाँ पे ट्रोपोपास ज़्यादा दूर नहीं है ध्रुवों की तरफ, ध्रुवों की तरफ तो पास में ही है, तो कम दूरी पर जाना पड़ेगा आपको ऊपर। तो भूमध्य रेखा की तुलना में यहाँ पर तापमान थोड़ा अधिक मिलता है, ठीक है। हाँ, अब दूसरा मंडल है ट्रोपोपास के ऊपर शुरू होता है, उसका नाम है समताप मंडल, ठीक है। ये है समताप मंडल, जिसको स्ट्रेटोस्फेयर भी कहते हैं। और ये क्षोभ मंडल के ऊपरी भाग में स्थित होता है और इसकी औसत ऊंचाई 25 से 30 किलोमीटर होती है। कहाँ पे, मध्य अक्षांशों में, ठीक है। जबकि कुछ लोग 80 किलोमीटर भी बताते हैं, ठीक है। तो 80 किलोमीटर तक ही होती है हालांकि इसकी ऊंचाई तो। और एक वैज्ञानिक है, भूगोलवेत्ता, जिनका नाम है क्रिचफील्ड, उनके अनुसार समताप मंडल के ऊपरी मध्य अक्षांशों की बात कर रहे हैं, वहाँ पे ऊपरी सीमा 25 किलोमीटर तक होती है, क्रिचफील्ड ने कहा है। और ट्रोपोपास से इस सीमा तक ऊंचाई के साथ तापमान समान रहता है, इसलिए इसको समताप मंडल भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर ताप परिवर्तन नहीं होता है, अगर होता भी है तो बहुत ही कम होता है, ठीक है। एक और वैज्ञानिक है जिनका नाम है स्ट्रॉलर, वो स्ट्रॉलर के अनुसार समताप मंडल का ऊपरी सीमा 50 किलोमीटर तक होती है, ठीक है, 50 से 80 किलोमीटर आप सामान्यतः मान लीजिएगा। और ट्रोपोपास के ऊपर तापमान में शनि शनि वृद्धि होती है, शनि शनि, क्यों, क्योंकि ऊपर इसमें ओजोन मंडल भी पाया जाता है समताप मंडल में, ध्यान रखिएगा। तो ओजोन मंडल क्या करता है, सूर्य से आने वाली परागैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेता है, जिसके कारण तापमान बढ़ जाता है, ठीक है। तो ट्रोपोपास
ये बात करें तो धरातल से ट्रोपोपास तक ऊंचाई पर जाने पर तापमान में कमी आती है और उसके ऊपर जाने पर शून्य शून्य धीरे धीरे क्या होता है, तापमान में हल्की हल्की वृद्धि होती है। ठीक है, और 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर तापमान कितना हो जाता है, 0 डिग्री सेल्सियस हो जाता है और इस सीमा को स्ट्रेटोपास कहते हैं। स्ट्रेटोपास जैसे ट्रोपोपास होता है ना क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा में, उसी प्रकार समताप मंडल की ऊपरी सीमा में स्ट्रेटोपास होता है। ठीक है, जिसको समताप सीमा भी कहते हैं और मौसम के अनुसार अंतर आता है इसकी ऊंचाई में। और यहाँ पे मौसमी घटनाएं नहीं होती है, ध्यान रखना है। हल्की हल्की हवाएं जरूर चलती है पर मौसमी घटनाएं ज़्यादा नहीं होती है। इस मंडल की खोज टीजरेंस डी बॉट ने किया था। किसने? टीजरेंस डी बॉट ने सन 1902 में समताप मंडल की खोज की थी। अब समताप मंडल में ही एक ओजोन मंडल पाया जाता है, यानी ओजोन गैस पाई जाती है, जो कि समताप मंडल के निचले भाग में 15 किलोमीटर से 35 किलोमीटर के बीच में होती है। ठीक है, 15 से 35 किलोमीटर के बीच में ओजोन गैस का एक मंडल होता है जिसको ओजोन मंडल कहते हैं। इसकी ऊपरी सीमा 55 किलोमीटर तक भी हो सकती है। अब इसमें ओजोन गैस होती है जिसमें ऑक्सीजन के 3 एटम होते हैं। ठीक है, 80 से 100 किलोमीटर के बीच में, ऊंचाई की बात कर रहे हैं, 80 से 100 किलोमीटर के बीच में सौरिक पराबैंगनी विकिरण के कारण ऑक्सीजन के अणु क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। जैसे ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन के 2 अणु हैं तो ये क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं, यानी 2 अलग अलग अणुओं में परिवर्तित हो जाता है। ये ऑक्सीजन का सूत्र है, तो ये 2 है यानी 2 अणु है, तो दोनों अणुओं में ये क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, बिलगाव हो जाएगा। और फिर उसके बाद में क्या होएगा, क्योंकि आपको पता है कि ऑक्सीजन गैस है ऊपर, ठीक है, ओजोन क्या है, ओजोन O3 यानी ऑक्सीजन के 3 अणुओं से मिलकर के बनी है। ठीक है, तो ये बनती कैसे है भाई, तो ऑक्सीजन के 2 अणु यानी ऑक्सीजन 2 अलग अलग कणों के अंतर्गत बट जाता है। ठीक है, और दूसरे, अब चूंकि यहाँ पर भी ऑक्सीजन, यहाँ पर भी ऑक्सीजन, तो ये सब क्या हो जाएगा, 2 अणुओं में बढ़ जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा, ऑक्सीजन के अणु, जैसे ये एक ऑक्सीजन के अणु है, ये दूसरे ऑक्सीजन के अणु है, तो ये ऑक्सीजन के अणु अन्य ऑक्सीजन के अणु से मिलकर के, अन्य ऑक्सीजन के अणु से मिलकर के कौन सी गैस बनाते हैं, O3 यानी ओजोन गैस का निर्माण करते हैं। ठीक है, वायुमंडल में ओजोन का अत्यधिक महत्व होता है क्योंकि ये रक्षात्मक का कार्य करती है, रक्षा करती है हमारी। क्यों? आपको पता होगा कि सूर्य से आने वाली हानिकारक यूवी रेज यानी पराबैंगनी किरणों को ये अवशोषित कर लेती है और धरातल तक ये नहीं पहुंच पाती है। ठीक है, ये किरणें काफ़ी ज़्यादा हानिकारक होती है और वायुमंडल में ओजोन का अत्यधिक महत्व है क्योंकि ये रक्षा आवरण का कार्य करती है और इस आवरण के कारण सूर्य की पराबैंगनी किरणें परिवर्तन मंडल और पृथ्वी की सतह तक नहीं पहुंच पाती है, क्योंकि यह गैस इन विकिरण तरंगों का अवशोषण कर लेती है। यदि ये तरंगे धरातल पर पहुंच जाए तो काफ़ी ज़्यादा तापमान बढ़ा सकती है, ध्यान रखना, और इतना तापमान बढ़ जाएगा कि कोई भी जीव भूतल पर नहीं रह सकता है। ठीक है, अब तीसरा है मेजोस्फेयर। ठीक है, मेजोस्फेयर या जिसको हम क्या कहते हैं, मध्यमंडल भी कहते हैं। मध्यमंडल 50 किलोमीटर से लेकर के, एक मिनट, 50 किलोमीटर से ऊपर यानी 50 से 80 किलोमीटर की ऊंचाई वाले भाग में स्थित होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि लगभग 16 किलोमीटर की ऊंचाई तक तो हमारा क्षोभमंडल होता है, फिर उसके ऊपर क्षोभ सीमा शुरू हो जाती है, ट्रोपोपास होता है 1.5 किलोमीटर मोटी परत, और उसके बाद में समताप मंडल आता है। ठीक है, जो कि 80 किलोमीटर तक 50 किलोमीटर तक होता है। फिर 50 से ऊपर क्या आता है, मध्यमंडल आता है और इसमें तापमान में ऊंचाई के साथ क्या होता है, कमी होती है। जैसे अब धरातल पर जाओगे तो ये आ गया हमारा क्षोभ मंडल, यहाँ तक है, ये क्या हो गया, ट्रोपोपास, स्ट्रेटोपास, ये बीच में समताप मंडल है। तो यहाँ पे जाओगे, ऊंचाई पर जाओगे, तापमान में क्या होगा, कमी होगी, लेकिन समताप मंडल में तापमान में हल्की 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 क्या होता है, वृद्धि होती है। फिर उसके ऊपर ये समताप सीमा आ जाती है। देखो तापमान में हल्की हल्की वृद्धि क्यों होती है, ओजोन मंडल के कारण होती है। लेकिन ऊंचाई पर और जाओगे तो मध्यमंडल आ जाएगा, तो वहाँ पर दोबारा तापमान में क्या होगी,
कमी होती जाएगी। ठीक है, स्ट्रेटोफास पर तापमान की वृद्धि समाप्त हो जाती है और ऊपर जाने पर इसमें ह्रास होता है और 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर तापमान -80 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, ध्यान रखिएगा। और इस न्यूनतम ताप की सीमा को मेजोफास कहते हैं। मेजोफास जानते हो ना क्या होता है? मध्य सीमा। ठीक है, जैसे ट्रोपोपास होता है, स्ट्रेटोफास होता है, वैसे ही मेसोपास होता है। ठीक है, इसके ऊपर जाने पर तापमान में फिर वृद्धि हो जाएगी, क्योंकि उसके ऊपर जाओगे तो आप मध्य मंडल को आप पार कर जाओगे। ठीक है, अब उसके बाद में आने वाले मंडल की बात करते हैं, उनको ताप मंडल कहते हैं, जिसमें आयन मंडल को शामिल किया जाता है। अब मध्य मंडल या मेसोपास को पार करने के बाद में मध्य मंडल समाप्त हो जाता है और ताप मंडल शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर तापमान में वृद्धि होती है। 80 किलोमीटर की ऊंचाई वाले भाग की बात कर रहे हैं। तो अब है थर्मोस्फेयर, थर्मोस्फेयर या तापमंडल। मेसोपास के ऊपर वाला वायुमंडलीय भाग तापमंडल कहलाता है। क्या इसकी ऊंचाई फिक्स है? नहीं, इसकी ऊंचाई फिक्स नहीं है। ठीक है, ये औसत ऊंचाई हमने ये माना है और इसमें ऊंचाई के साथ तीव्र गति से तापमान बढ़ता चला जाता है। ठीक है, जैसे आप ऊंचाई पर जाओगे वैसे वैसे तापमान में क्या होगी? वृद्धि हो जाएगी। और इसकी ऊपरी सीमा पर तापमान 1700 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, ध्यान रखने का। 1700 डिग्री सेल्सियस तापमान हो जाता है, क्योंकि मेसोपास पर -80 डिग्री सेल्सियस होता है, अभी हमने पढ़ा है -80। लेकिन इसके ऊपर बहुत तेज गति से तापमान में क्या होती है? वृद्धि होती है। और इसमें ऊपरी सीमा में, तापमंडल की ऊपरी सीमा पर जाओगे तो ऐसा अनुमान है कि तापमान 1700 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। और ध्यान रखिएगा कि इस तापमान की तुलना हम पृथ्वी तल पर जो थर्मामीटर से तापमान मापते हैं ना, तो उससे नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि तापमान को मापने के लिए गैस होना जरूरी है, कोई ना कोई माध्यम तो होना चाहिए ना तापमान के लिए, समझे? तो हम धरातल पर थर्मामीटर में तापमान मापने के लिए किसी न किसी माध्यम का उपयोग करते हैं, या जल का उपयोग करते हैं या फिर वायु का उपयोग करते हैं। किंतु इतनी ऊंचाई पर, तापमंडल में इतनी ऊंचाई पर, जो कि मध्य मंडल से भी ऊपर है, 80 किलोमीटर से भी बहुत ऊपर की बात है, तो यहाँ पर गैस इतनी विरल होती है कि हम सामान्य थर्मामीटर से इस तापमान को नाप ही नहीं सकते। इस उच्च तापमान की पृथ्वी तल पर थर्मामीटर द्वारा अंकित तापमान से तुलना बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि इस ऊंचाई पर गैस इतनी विरल हो जाती है कि सामान्य थर्मामीटर इस क्षेत्र के तापमान का अंकन कर ही नहीं पाता। और तापमान के निचले भाग को आयन मंडल कहते हैं। समझ गए आप? तापमंडल के निचले भाग को आयन मंडल कहते हैं। तो हम तापमंडल के पहले मंडल यानी निचले भाग यानी आयन मंडल की बात करते हैं। आयनोस्फेयर जिसको कहते हैं, ये धरातल से 80 से 640 किलोमीटर की ऊंचाई तक होता है, ध्यान रखिएगा, बिल्कुल इम्पोर्टेंट है। आयन मंडल धरातल से 80 से 640 किलोमीटर की बात कर रहे हैं। तो इसमें, और ध्यान रखना ये आयन मंडल तापमंडल का ही भाग है, तो इस ऊंचाई पर आयन मंडल पाया जाता है। ठीक है, और इस भाग में विस्मयकारी विद्युतीय चुंबकीय घटनाएं घटित होती है, ध्यान रखिएगा यहाँ पे। ठीक है, और ब्रह्मांडीय किरणों का परिलक्षण होता है। आपने उनका नाम सुना है ना, अरोरा ऑस्ट्रेलिस और अरोरा बोरियलिस। ठीक है, मतलब कि ध्रुवों की तरफ कुछ ऐसी किरणें दिखती है, ग्रीन कलर की, ब्लू कलर की, रंग बिरंगी ऐसे प्रकाश लाइट दिखाई देती है। तो इस प्रकार की घटनाएं आयन मंडल के अंतर्गत होती है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब आयन मंडल को भी हम 3 भागों में बांटते हैं। आयन मंडल की 3 परतें हैं, ध्यान रखिएगा। निचले भाग को D, E ऐसे बोला जाता है। ठीक है, सबसे निचले भाग को D सतह कहते हैं और इसके ऊपर E सतह होती है। ध्यान रखिएगा, यहाँ से आप जो पढ़ने जा रहे हैं वो तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बिल्कुल याद रखिएगा आप। अब जो पढ़ रहे हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि सबसे निचले भाग को, ये आयन मंडल है, ध्यान रखिएगा, ये आयन मंडल। आयन मंडल की अलग अलग 3 भाग होते हैं, D, E और F। पहले D, फिर E,
और फिर F, नीचे D, फिर E, फिर F। ठीक है, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि सबसे नीचे शोभ मंडल को A बोल दीजिएगा और उसके बाद में समताप मंडल को B बोल दीजिएगा, मध्य मंडल को C बोल दीजिएगा, फिर आयन मंडल को D। समझ गए? E, F, ऐसे आप इसको याद रख लीजिएगा। ठीक है। D, सतह से, ये D की बात कर रहे हैं जो कि सतह से 60 से 96 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ध्यान रखिएगा, D सतह 60 से 96 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है। उसके बाद में E सतह शुरू हो जाती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से रेडियो की मध्यम तरंगें परावर्तित हो जाती है। सतह से रेडियो की मध्यम तरंगें यहाँ आती है और यहाँ से परावर्तित हो जाती है। ठीक है, ई भाग से। और सबसे ऊपर आता है एफ भाग। ठीक है, तो 3 भाग होते हैं, डी, ई, एफ। तो सबसे नीचे आता है डी, फिर ई, फिर एफ। तो ई तरंगों से रेडियो की मध्यम तरंगें परावर्तित हो जाती है, और एफ तरंग सबसे ऊपरी भाग है जो कि 144 से लेकर 360 किलोमीटर तक है। और इससे रेडियो की लघु तरंगें, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही है यहाँ से कि रेडियो की लघु तरंगें कहाँ से परिवर्तित होती है। ठीक है, परावर्तित होती है, जो कि एफ से, एफ भाग जो कि आयन मंडल का भाग है, सबसे ऊपरी भाग, वहाँ से एफ तरंगे, सॉरी, रेडियो की लघु तरंगें परावर्तित हो जाती है। और इसी मंडल में वो ध्रुवीय प्रकाश देखने को मिलता है, यानी अरोरा ऑस्ट्रेलिस और अरोरा बोरियलिस देखने को मिलता है। उत्तर ध्रुव में अरोरा, देखो ऐसे तरंगे आपने टीवी में देखी होगी, ध्रुवों की तरफ देखने को मिलती है, ऐसे रंग बिरंगी आसमान में ऐसी घटनाएं घटित होती है। उत्तरी ध्रुव पर इसको बोलते हैं अरोरा बोरियलिस। ठीक है, और दक्षिण ध्रुव पर बोलते हैं इसको अरोरा ऑस्ट्रेलिस, क्योंकि दक्षिण में आप ऐसे याद कर सकते हो कि ऑस्ट्रेलिया है दक्षिणी गोलार्ध में, दक्षिण ध्रुव के समीप, तो ऐसे ही आप मान लीजिएगा। तो ये उत्तर में इसको अरोरा बोरियलिस, ध्रुवीय प्रकाश है ये एक, और दक्षिण ध्रुव पर इसको अरोरा ऑस्ट्रेलिस कहा जाता है। ठीक है, और लास्ट है बहिर्मंडल, एक्सोस्फेयर, या इसको हम आयतन मंडल भी कहते हैं। और ये सबसे ऊपरी भाग है जो कि 640 किलोमीटर से भी ऊपर फैला है, और इस विषय में कोई ज़्यादा जानकारी हमें प्राप्त नहीं है। आप इसको देख सकते हैं, इस डायग्राम को, ये स्ट्रॉलर के अनुसार है, ये शोभ मंडल है। ठीक है, अब यहाँ पर आप नीचे 2 अक्ष देख सकते हैं, ये ग्राफ है एक प्रकार से, इसमें एक्स अक्ष और वाई अक्ष है। एक्स पर तापमान दिया गया है और वाई पर ऊंचाई दी गई है। ठीक है, अब आप ये 0 डिग्री सेल्सियस, एक मिनट इसको छोटा कर देता हूँ, ये 0 डिग्री सेल्सियस तापमान है। ठीक है, और इसके इस तरफ तापमान बढ़ रहा है और इस तरफ तापमान कम हो रहा है, और ये आ गया हमारा शोभ मंडल। अब शोभ मंडल पे देखिए तापमान क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, क्योंकि इस तरफ जाओगे तो तापमान में क्या होगी, कमी आएगी, इस तरफ जाओगे तो वृद्धि होगी, इस ग्राफ के अनुसार। ठीक है, तो ये शोभ मंडल की बात कर रहे हैं, ये वाला शोभ मंडल है। तो इसमें ऊंचाई पर जा रहे हैं जैसे आप, वैसे वैसे तापमान में क्या हो रहा है, कमी हो रही है। देखिए इस तरफ जा रही है। ठीक है, उसके बाद में क्या आ गया, ट्रोपोपास आ गया। अब इसके बाद में ट्रोपोपास में धीरे धीरे तापमान में क्या होगी, वृद्धि होगी, क्योंकि अब ये समताप मंडल आ गया है। ठीक है, और समताप मंडल में तापमान में वृद्धि होने का कारण क्या है, ओजोन गैस है। उसके बाद में और ऊपर जाओगे तो तापमान में फिर क्या हो जाएगी, ये मध्य मंडल है, मध्य मंडल में तापमान में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। ठीक है, और फिर और अगर अब देखिए आप -80 डिग्री सेल्सियस तक लगभग तापमान आ चुका है, लेकिन ऊपर तापमंडल शुरू हो जाता है, यानी आयन मंडल और बरही मंडल आ जाता है, तो वहाँ पे तापमान में तेज़ी से क्या होती है, वृद्धि हो जाती है। इसको तापमंडल भी कहा जाता है। ठीक है, तो इस डायग्राम से आप समझ गए होंगे, तो ये डायग्राम जरूर बनाया गया अगर आपके कॉलेज एग्जाम में भी एक क्वेश्चन आता है तो। ठीक है, तो ये हमारा वायुमंडल का टॉपिक समाप्त हो गया है। अब एक छोटा सा टॉपिक बचा है वायुमंडल के अंतर्गत ही, वायुमंडल का रासायनिक संगठन। ठीक है, ये नेट जेआरएफ और असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हालांकि कॉलेज में इसके क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं। ठीक है, तो वायुमंडल का रासायनिक संगठन, रासायनिक दृष्टिकोण से वायुमंडल को 2 भागों में हम विभक्त करते हैं। ध्यान रखिएगा, रासायनिक दृष्टिकोण से हम वायुमंडल को 2 भागों में विभक्त करते हैं, सममंडल और विषम मंडल। ठीक है, एक सममंडल है और दूसरा विषम मंडल है। अब पहला मंडल है सममंडल,
एक मिनट, जिसमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन गैस ये होती है, ठीक है। अब पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा कौन सी गैस है, हम आपको बता दिए नाइट्रोजन लगभग 78% है, ऑक्सीजन लगभग 21% है, तो ये है। तो सौरमंडल की रचना मुख्यतः ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से हुई है और बाकी का भाग आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, नियॉन, हीलियम, क्रिप्टॉन, जेनॉन, हाइड्रोजन आदि गैसों से हुई है। देखिए टॉप 4 गैसें आपको याद रखनी है। सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन गैस है लगभग 78%, एग्जैक्ट 78.084%, लेकिन आप लगभग ही मान के चलिएगा 78%। उसके बाद में ऑक्सीजन जो कि लगभग 21% है, दोनों मिला के 99% हो जाती है। तीसरे नंबर पर कौन सी गैस है, आर्गन, और चौथे नंबर पर कौन सी गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। आर्गन कितनी है, 0.034% और कार्बन डाइऑक्साइड 0.033% है। फिर नियॉन, हीलियम, हाइड्रोजन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, बाकी तो गैसें है ही। सौरमंडल की ऊंचाई सागर तल से 90 किलोमीटर तक बताई जाती है, ध्यान रखिएगा। समुद्र तल से 90 किलोमीटर तक सौरमंडल पाया जाता है। समुद्र तल और समुद्र तल ये आप जानते होंगे, जैसे ये एक क्या है, ये समुद्र है और ये स्थल भाग है। तो ये समुद्र तल ही है, यहाँ से नहीं नापते हैं, यहाँ से नापते हैं, ठीक है, यहाँ से। तो ये है समुद्र तल जो कि लगभग हर जगह समान होता है। तो समुद्र तल से इसकी ऊंचाई लगभग 90 किलोमीटर तक बताई जाती है। और तापमान के आधार पर इसमें 3 मंडल होते हैं, ठीक है, परिवर्तन या क्षोभ मंडल, समताप मंडल और मध्य मंडल, ठीक है। तो मध्य मंडल तक का भाग सौरमंडल में शामिल करते हैं, उसके बाहर का भाग हम विषम मंडल में शामिल करते हैं। रासायनिक दृष्टिकोण से इन सभी भागों को सौरमंडल इसलिए कहते हैं कि इसमें गैसों के अनुपात में परिवर्तन नहीं होता है। दूसरा है विषम मंडल, 90 किलोमीटर से अधिक ऊंचा है ये, 90 किलोमीटर से लेकर के लगभग 10,000 किलोमीटर तक की ऊंचाई बताई जाती है। और इसमें गैसों की 4 परत है, ध्यान रखना। यहाँ पर गैसें आणविक रूप में देखने को मिलती है। तो पहला है आणविक नाइट्रोजन परत, इसकी 4 परतें हैं जो कि 90 से 200 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है। आणविक नाइट्रोजन परत, एक मिनट गड़बड़, ठीक है, आणविक नाइट्रोजन परत जो कि 90 से 200 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है। इसमें नाइट्रोजन के अणु पाए जाते हैं, ठीक है, समझ गए। फिर दूसरा है आणविक ऑक्सीजन परत, ऑक्सीजन परत जो कि अणु के रूप में पाई जाती है। तो इसमें ऑक्सीजन के अणु पाए जाते हैं जो कि 200 किलोमीटर से 1100 किलोमीटर तक होता है। देखिए विषम मंडल पढ़ रहे हैं जो कि 90 से 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। और इसमें गैस की परतें पाई जाती है, 4 परतें। पहले आणविक नाइट्रोजन परत जिसमें नाइट्रोजन के अणु पाए जाते हैं, ठीक है, और 90 से 200 किलोमीटर तक पाया जाता है। दूसरी आणविक ऑक्सीजन परत जिसमें ऑक्सीजन के अणु पाए जाते हैं जो कि 200 से 1100 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाए जाते हैं। तीसरी हीलियम की परत, ठीक है, हीलियम के अणु पाए जाएंगे 1100 से 3500 किलोमीटर के बीच में, ध्यान रखना, हीलियम की परत। और चौथी है आणविक हाइड्रोजन परत, ठीक है, जिसमें हाइड्रोजन के अणु मिलते हैं और ऊपरी सीमा कोई निश्चित ऊंचाई नहीं है, ठीक है, परंतु सामान्य तौर पर 10,000 किलोमीटर तक ही इसको माना जाता है। तो हम रासायनिक संरचना को 2 भागों में बांटते हैं, ठीक है, कौन कौन सा, एक तो सम, एक विषम मंडल। सौरमंडल में कौन कौन से आते हैं, क्षोभ मंडल, और कौन कौन से आते हैं, समताप मंडल और मध्य मंडल, ठीक है, क्षोभ मंडल, समताप मंडल और मध्य मंडल। बाकी आयन मंडल और बरही मंडल विषम मंडल के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो आज की ये वायुमंडल का टॉपिक समाप्त हो गया है। इसके बाद में हम अगला टॉपिक लेंगे जो कि शायद सूर्य ताप वाला होगा, ठीक है। तो हमारे चैनल को शेयर कर दीजिए, नया चैनल है बिल्कुल ही, ठीक है, बिल्कुल हम फ्री पढ़ाएंगे आपको, हो सके ये नोट्स भी देंगे, ठीक है, वो भी निःशुल्क देंगे, फ्री देंगे। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।